मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। लास्ट वीक में हमने जो लेक्चर लिया था, शायद आपको सबको पता होगा कि हमने थाइमस ग्लैंड तक आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर चल रहा है। वी आर डीलिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसके अंदर हमने 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें सबसे पहली जो ग्लैंड है वो थी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। वापस एक बार मैं 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मॉर्फोलॉजी, ओके, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके हार्मोन्स, हार्मोन के फंक्शंस, ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था along with the disorders। सेकेंड मेजर ग्लैंड जो हमने कवर किया था दैट वाज थायराइड ग्लैंड। सो वंस अगेन द मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्मोन्स, फंक्शंस एंड द डिसऑर्डर्स। ओके, उसके बाद आपने डील किया था पैराथायराइड ग्लैंड के साथ, थायराइड ग्लैंड के एग्जैक्टली पीछे, एंड फाइनली आपने डील किया था आपके थाइमस ग्लैंड के साथ। तो ये 4 एंडोक्राइन ग्लैंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइंट हो जाना है so that we can start with the today's topic। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सब लोग, आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं आपका। चलो, बहुत कम लोग लाइव दिख रहे हैं, 2-3 लोगों ने ही मैसेज डाले। चलो फटाफट लाइव आ जाना है सब लोगों ने। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लाइव ज्वाइंट हो जाओ सब लोग सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वापस मैं बोल रहा हूं, 4 एंडोक्राइन ग्लैंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके साथ आज हम डील करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। आपका जो अगला ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नथिंग बट द एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज ग्लैंड नंबर 5। जो एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, 5th नंबर का ग्लैंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड की आपके बॉडी में आपको मिलेगी पेयर, मतलब 2 ग्लैंड्स होते हैं विच आर लोकेटेड ऑन अपर बॉर्डर ऑफ ईच किडनी। ओके, मतलब हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी। रफली अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो मान लो कि ये आपके किडनीज हैं, तो किडनीज के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, एक्चुअली दीज आर नथिंग बट द एड्रिनल ग्लैंड। सो माय पॉइंट इज देयर इज अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन अपर बॉर्डर ऑफ ईच किडनी। हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड आपकी प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई these glands are also called suprarenal glands। किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए यह वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ग्लैंड को आपको बोलना है सुप्रारीनल। सुप्रा का मतलब ले सकते हो अबव, रीनल का मीनिंग ले सकते हो किडनी। एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद किडनी इज नेम्ड एज रीनल। ओके, तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए हम ग्लैंड को क्या नाम दे रहे हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड, ऐसा नाम दे रहे हैं। ओके, थोड़ा सा अगर ग्लैंड को देखते हो तो रफली द ग्लैंड इज कोनिकल इन शेप। ग्लैंड का शेप जो है वो कोनिकल है। सेपरेटली अगर मैं ग्लैंड को ड्रॉ करता हूं तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। ओके, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर्स इन विड्थ। आपके एड्रिनल ग्लैंड की जो लेंथ है ऑन एन एवरेज कितना होगा? 4 सेंटीमीटर्स। ग्लैंड की जो विड्थ होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 3 सेंटीमीटर्स। द एवरेज वेट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इन द बॉडी ऑफ एन अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स। ग्लैंड का जो एवरेज वेट है वो कितना होगा? 5 ग्राम्स के आसपास होगा। ओके, एंड वंस अगेन द ग्लैंड इज स्लाइटली लार्जर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। मेल्स और फीमेल्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लैंड्स को साइज वाइज अगर बात कर रहे हैं, तो फीमेल के बॉडी में ग्लैंड की साइज स्लाइटली लार्जर होती है एज कंपेयर टू मेल्स, वेरी मच सिमिलर टू द साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज द थायराइड ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के बारे में भी हमने यही देखा था। पिट्यूटरी ग्लैंड ले लो, थायराइड ग्लैंड ले लो, या फिर आपकी एड्रिनल ग्लैंड ले लो, ये सारे ग्लैंड जो है वो फीमेल्स के बॉडी में साइज में स्लाइटली लार्जर होते हैं
एज कंपेयर्ड विथ व्हाट, मेल्स। ओके, तो ये तो ग्लैंड का इंट्रोडक्शन है। ओके, 2 मिनट में वापस एक बार बता देता हूं 2-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले, देयर इज अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन अपर बॉर्डर ऑफ ईच किडनी। ओके, देन ये जो ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर है, इसलिए इसको कहा है सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, बाद में ग्लैंड का शेप जो है वो कोनिकल है, 4 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, 3 सेंटीमीटर्स इन विड्थ। एवरेज वेट ऑफ द ग्लैंड इज 5 grams in the body of adult, and gland is slightly larger in females as compared with males. ग्लैंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, वापस सेम डायग्राम में ड्रॉ करने वाला हूं। हिस्टोलॉजिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इन 2 रीजन्स, और ये बेसिकली हम सबको पता है। ये जो बाहर का रीजन आपको दिख रहा है, जो मैं अभी डॉटेड पोर्शन के साथ शो कर रहा हूं, ओके, दिस पोर्शन इज नोन एज एड्रीनल कॉर्टेक्स। बाहर का जो पेरिफेरल पार्ट है उस पोर्शन को क्या बोलना है आपको, एड्रीनल कॉर्टेक्स ऐसा बोलना है। और ये जो इनर रीजन आपको यहां पे दिख रहा है, ओके, आई कैन शो इट लाइक दिस। यहां पे अभी मैं कुछ बड़े बड़े राउंड्स आपको शो कर रहा हूं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये है आपका इनर रीजन ऑफ द ग्लैंड, and this inner region is known as adrenal medulla. So histologically मैंने ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पहला पार्ट है वो है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये आपके ग्लैंड का आउटर देन पेरिफेरल, इसका जो कलर होता है वो होता है थोड़ा सा येलोइश, ओके, एंड थिक पोर्शन। बाहर का थिक पोर्शन है, आउटर पेरिफेरल येलोइश एंड थिक पार्ट ऑफ द ग्लैंड विल बी नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड द पॉइंट इज दिस कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट रीजन्स। कॉर्टेक्स को आगे हम 3 रीजन्स में डिवाइड करने वाले हैं। इसमें सबसे बाहर का जो रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद रखने पड़ेंगे। इसको हटा देता हूं। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे हम। ये जो इनर पोर्शन है इसको मैंने नाम दिया था एड्रिनल मेडुला। मैं बात कर रहा हूं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स में मैंने बताया आउटर पेरिफेरल येलोइश एंड द थिक पोर्शन। कॉर्टेक्स को मैं 3 रीजन्स में डिवाइड कर रहा हूं। इसमें सबसे बाहर का जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। बाद में जो मिडल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, दिस मिडल पोर्शन इज कॉल्ड जोना फैसिकुलाटा। इसको आपको क्या बोलना है, जोना फैसिकुलाटा ऐसा बोलना है। आई विल राइट हियर दिस इज द विच टाइप ऑफ जोन, मिडल जोन या मिडल रीजन। और सबसे अंदर का जो पार्ट है इनर मोस्ट, दिस इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस। आई राइट हियर दिस इज द विच टाइप ऑफ रीजन, इनर रीजन। तो बहुत बार एग्जाम में ये सीक्वेंस लगाने को पूछते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स फ्रॉम आउटर टू इनर या फिर इनर टू आउटर। पता होना चाहिए। सबसे बाहर होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल में होता है जोना फैसिकुलाटा, और सबसे अंदर के साइड में होता है आपका जोना रेटिकुलरिस। ओके, अभी ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, इट प्रोड्यूसेस वन हार्मोन कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। देन आपके जोना फैसिकुलाटा से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, एंड जोना फैसिकुलाटा से जो हार्मोन आएगा, ओके, दिस इज नोन एज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। तीनों रीजन से अलग अलग हार्मोन्स आ रहे हैं। कौन से रीजन से कौन सा हार्मोन है वो भी प्रॉपरली पता होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं, जोना ग्लोमेरुलोसा इज प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, zona fasciculata is producing a hormone called glucocorticoid, and finally zona reticularis, the inner region, producing a hormone called gonadocorticoid. gonadocorticoid नाम का हार्मोन यहां पे बन रहा है। ओके, हार्मोन के फंक्शंस को हमको देखना है, इसको ध्यान में रख लो। वापस एक बार मैं लिखने वाला हूं। ओके, 3 हार्मोन जो है वो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं। मेडुला के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो कॉर्टेक्स को पढ़ लेते हैं प्रॉपरली। ओके, तो कॉर्टेक्स से आने वाला फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स।
जो दूसरा हार्मोन है वो है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जो सबसे लास्ट वाला हार्मोन है उसको मैंने नाम दिया था गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स. These three are hormones produced by cortex of adrenal gland. So we can call all of them as cortical hormones. तीनों के तीनों हार्मोन्स कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से. इसलिए इन तीनों को मैं बोल सकता हूं कौन से हार्मोन्स है? कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं. ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड. पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे हम, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने, जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर जोन है, आउटर रीजन है कॉर्टेक्स का, ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा, वो सीक्रेट कर रहा है कौन सा हार्मोन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड. यहां पे द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज अल्डोस्टेरॉन. जो मेन हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम क्या है? अल्डोस्टेरॉन है. और इस अल्डोस्टेरॉन को हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर कॉल्ड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. वापस एक बार बताता हूं, डोंट वरी. ओके, अल्डोस्टेरॉन मेंटेन्स आयोनिक बैलेंस एज वेल एज वाटर बैलेंस इन योर बॉडी फ्लूइड्स. दो चीजें इंपॉर्टेंटली ये मेंटेन कर रहा है. आयोनिक बैलेंस को हम बोल सकते हैं इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड. आपके जो बॉडी फ्लूइड्स है उसके अंदर ऑस्मोटिक, वाटर बैलेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट मतलब किसका? आयन का, मिनरल्स का जो बैलेंस होता है, इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? आपका अल्डोस्टेरॉन. ओके, अल्डोस्टेरॉन रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, देन it regulate your blood pressure. Okay, it also regulate the balance of electrolytes. तो आपके बॉडी फ्लूइड जो है, उस बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर, आपके बॉडी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, ये सारी चीजें जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ये सारी चीजें जो है वो कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होंगी? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के कंट्रोल में होंगी. तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में ये इतने पॉइंट्स आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए. बात कर लेते हैं दूसरे हार्मोन की, जो है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. तो सबसे पहला पॉइंट, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो मिडिल जोन है, क्या नाम दिया था उसको हमने? जोना फैसिकुलाटा. तो उस जोन से ये सीक्रेट हो रहा है कौन से हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. वापस इसके अंदर जो आपका मेन हार्मोन है, दिस हार्मोन इज कॉर्टिसोल. जैसे आपने बताया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मेन कौन सा है? अल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन. उसी तरह आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे मेन हार्मोन जो है वो कौन सा है? आपका कॉर्टिसोल है. अब ये कॉर्टिसोल क्या कर रहा है? तो सबसे पहले इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. इन तीनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके कॉर्टिसोल के कंट्रोल में है. सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्टिसोल इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड. आपके ब्लड में ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है. और कैसे बढ़ाता है? व्हाट इट कैन डू, इट कैन कन्वर्ट प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए. मैं बोल रहा हूं आपका ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये प्रोटीन्स को और फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स में. These carbohydrates are finally converted into glucose, and this process is very popularly known as gluconeogenesis. One answer sentence question में या MCQs में ये बहुत बार पूछा गया है, what is gluconeogenesis? ये बहुत बच्चे बता नहीं पाते, पता नहीं होता है प्रॉपरली. ओके, मीनिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल. मीनिंग वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं. ओके, द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर फाइनल ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज. प्रोटीन्स को और फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है और फाइनली उसको ब्रेक कर देना है ग्लूकोज में. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसा बोल रहे हैं. आगे हम क्या बोल सकते हैं? दिस कॉर्टिसोल also plays an extremely important role in the production of RBCs.
आरबीसी के प्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द फंक्शन ऑफ योर किडनी एज वेल एज योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। कार्डियोवैस्कुलर मतलब आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी की, उसके फंक्शंस को भी मेंटेन करने का काम जो है वो कौन सा हार्मोन कर रहा है? आपका कॉर्टिसोल। एंड फाइनली कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आपके ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है एंड इट कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड थ्रू ब्लीडिंग। अगर कोई इंजुरी हुई है, वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम, उसको स्टॉप करने का काम जो है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड लॉस जो है वो कम होगा। ओके, तो ये सारे फंक्शन जो है ये है आपके कॉर्टिसोल के। ये हो गया सेकेंड हार्मोन। तो प्रॉपरली पता होना चाहिए। वापस एक बार सारे के सारे मैं रिवाइज करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ दिस गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जोना रेटिकुलरिस। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर रीजन होता है, सबसे अंदर का पार्ट है, क्या नाम है पार्ट का? जोना रेटिकुलरिस। वहां से जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो होंगे आपके गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अंदर जो मेन हार्मोन है दैट इज नोन एज एंड्रोजन। हर कैटेगरी के मेन हार्मोन की बात कर रहे हैं हम। ओके, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मेन कौन सा है? अल्डोस्टेरॉन। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिसोल। उसी तरह मेन गोनाडोकॉर्टिकॉइड जो है वो कौन सा है? आपका एंड्रोजन। नाम में ही काम है। वापस गोनाडोकॉर्टिकॉइड है मतलब द फंक्शंस आर रिलेटेड विद गोनाड्स, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। मेल गोनाड से ओके इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन एंड फ्रॉम फीमेल गोनाड इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। इन हार्मोन्स के बारे में अभी बहुत बार बात कर चुके हैं, वापस रिपीटेडली मैं बात कर रहा हूं। टेस्टोस्टेरॉन इज अ मेल सेक्स हार्मोन which controls development of secondary sexual characters in the body of males. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं वो भी बता चुका हूं बहुत बार। जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बाद में मैं बात कर रहा हूं किसकी? एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन है which is going to control the development of secondary sexual characters in the body of females. And these are the three important hormones and their functions which are produced from the cortex of adrenal gland. वापस एक बार रिपीट करने वाला हूं। सबसे पहले आपने बात किया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज अल्डोस्टेरॉन। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इट कंट्रोल्स आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, water or osmotic balance. It also regulate osmotic pressure, blood pressure and the balance of electrolytes in your body fluids. Kidney tubule के ऊपर काम करता है। Renal tubule, it controls reabsorption of salts. नेफ्रॉन के बारे में पता होगा, ओके वो भी बता देता हूं। इस नेफ्रॉन का ये जो कॉइल्ड पोर्शन है, इस कॉइल्ड पोर्शन को आपने क्या बोला था? रीनल ट्यूब्यूल। और यहां से जो सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन है, ये सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन किसके कंट्रोल में होता है? अल्डोस्टेरॉन के कंट्रोल में होता है। सिंपल सी चीज है। ओके, सेकंड हार्मोन जो है वो है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस फ्रॉम जोना fasciculata ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। द मेन हार्मोन इज कॉर्टिसोल। इसका पहला काम है इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। दूसरा काम क्या है? इट इज इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। हाउ इंक्रीज्ड? इट कन्वर्ट प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स which are finally broken down into glucose and this process will be known as gluconeogenesis. Finally बात करेंगे it produces or helps in the production of RBCs, then it maintain the functions of kidney as well as cardiovascular system, and finally it may cause contraction of blood vessels and reduce the blood loss while bleeding. Okay, उसके बाद है आपके gonadocorticoids produced from zona reticularis of the adrenal cortex. Then इसका main hormone जो है वो है androgen which is acting on the gonads. From male gonad testes, it controls the production of testosterone. Testosterone is a male sex hormone controlling the secondary sexual characters in the body of males. And finally, estrogen. Female gonad से estrogen produce होगा. Okay, estrogen is a female sex hormone. It controls the development of secondary sexual characters in the body of females. तो कॉर्टेक्स के बारे में बात किया मैंने, इसके डिसऑर्डर्स की भी बात करते हैं। अगर
ये जो कॉर्टिकल हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, इन कॉर्टिकल हार्मोन्स का हाइपोसिक्रीशन होगा, इट इज गोइंग टू कॉज एडिसन्स डिसीज। और अगर इन हार्मोन्स का हाइपर सिक्रीशन होगा, इट इज गोइंग टू कॉज कुशिंग्स सिंड्रोम। दो डिसऑर्डर्स याद रखने हैं, हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स, टू बी स्पेसिफिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये दो सबसे मेन है। तो कौन सा डिसीज कॉज होगा? एडिसन्स। और अगर इन हार्मोन का हाइपर ज्यादा सिक्रीशन होता है तो कौन सा डिसीज कॉज होगा? कुशिंग सिंड्रोम। अभी सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आपको फंक्शंस पता है तो सिम्टम्स आप बहुत इजीली बता सकते हो। बात करूंगा पहले एडिसन्स डिसीज की। किसकी वजह से हो रहा है? हाइपो, कम सिक्रीट हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोनों। तो सिंपल सी चीज है, यहां से सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, मतलब आपके ब्लड में Na+ या Cl- की लेवल जो है वो कम हो जाएगी। रीएब्जॉर्प्शन कम होगा मतलब ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में या कहां पे बोल रहा हूं, बॉडी फ्लूइड में देयर आर लो लेवल्स ऑफ सोडियम एज वेल एज व्हाट? Cl-, ओके, एंड एक्सेस लॉस ऑफ Na+ फ्रॉम द यूरिन। यूरिन से सॉल्ट ज्यादा लॉस होंगे, यूरिन इज गोइंग टू बिकम एसिडिक, कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन विल बी एक्सक्रीटेड, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट होगा, ओके। और अगर ब्लड में सॉल्ट्स की क्वांटिटी कम हो रही है, इट विल आल्सो रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करेगा। वॉमिटिंग हो सकती है, नॉशिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वीकनेस इज आल्सो पॉसिबल। इसकी वजह से पर्सन को वीकनेस आ सकता है, वापस बोल रहा हूं, वॉमिटिंग हो सकती है, नॉशिया, ओके, देयर इज डायरिया, डायरिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे कहां पे? आपके एडिसन्स डिसीज में। अगर कुशिंग सिंड्रोम की बात करेंगे तो एग्जैक्टली उल्टा होगा, हाइपर सिक्रीशन, ज्यादा सिक्रीट होगा, यहां से ज्यादा सॉल्ट्स को क्या कर लिया जाएगा? रीअब्सॉर्ब, मतलब ब्लड में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, Na+ Cl- की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर ब्लड में सॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस होगा, इट मे कॉज मसल पैरालिसिस। इस केस में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो मसल पैरालिसिस भी हो सकता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, ओके, ये सारा रिलेशन जो है ये हम सबको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो एक सेक्शन हमने खत्म कर लिया है एड्रिनल ग्लैंड का, एंड दैट सेक्शन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर ये समझ में आ गया है, ओके, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सो दैट वी कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट, ओके। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। वेरी गुड, क्षितिजा को समझ में आ गया है, विशाल, रंजना, सॉरी देवयानी, रोहन, क्षितिजा, सत्यम, क्या बात है। आकांक्षा, अनिकेत, ओमकार, प्रेम, सत्यम, आयुषा, विद्युत, चलो बहुत अच्छी बात है, ज्ञानेश्वर भी है, स्नेहल, दीप्ति, क्षितिजा, लेक्चर्स अटेंड करो, वैष्णव, रुपेश, अरेना, वेरी गुड, सब लोगों को क्लियर है, क्या बात है, ऋतुजा, धवल, दीप्ति इज आल्सो देयर, ठीक है। आई थिंक सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। आपके एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा रीजन जो है, इनर रीजन जो है, उसको आपने नाम दिया था एड्रिनल मेडुला। तो देख लेते हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में क्या क्या कंसेप्ट है। बहुत सिंपल सा पार्ट है अभी ये। जैसे आपने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाज द आउटर जोन, आउटर रीजन। नाउ व्हेन आई विल टॉक अबाउट दिस एड्रिनल मेडुला, आई कैन से दिस इज द इनर thin and somewhat brown red region of adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड का ये अंदर का पोर्शन है, थिन होता है, ओके, कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश रेड होता है, ऐसे रीजन को आपको बोलना है एड्रिनल मेडुला। एंड दिस मेडुला कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ राउंडेड सेल्स which are very popularly known as chromatin cells. क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि एड्रिनल मेडुला के अंदर जो सेल्स होते हैं
उन सेल्स को क्या बोला जाता है? तो मैं बोल रहा हूं अंदर आपको राउंडेड सेल्स देखने को मिलेंगे और इन सेल्स को आपको नाम देना है क्रोमैटिन सेल्स। और ये एड्रिनल मेडुला जो है इट प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। कॉर्टेक्स में से 3 हार्मोन थे, यहां पे कितने हार्मोन बन रहे हैं मेडुला में? 2 मेडुलरी हार्मोन बोल सकते हो। कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को क्या बोला था? कॉर्टिकल हार्मोन्स। अब जो हार्मोन मेडुला से आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेडुलरी हार्मोन। तो 2 मेडुलरी हार्मोन्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो है आपका इपिनेफ्राइन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एड्रिनालिन। और दूसरा जो हार्मोन है इट इज कॉल्ड नॉर इपिनेफ्राइन, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर एड्रिनालिन। 2 हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला हार्मोन है एड्रिनालिन और इपिनेफ्राइन, और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रिनालिन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर इपिनेफ्राइन। नॉर ही है वर्ड्स में, नॉन नहीं है। कुछ लोग जो है बाद में चेंज कर देते हैं। ओके, जब बाद में 1-2 महीने के बाद रिवाइज करने को लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे नॉर लिखा हुआ है, उनको लगता है कि अरे सर ने कुछ गड़बड़ कर दिया, मिस्टेक हो गया, या मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे नॉन होना चाहिए था, इसको चेंज कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही याद रखना है। अभी सिक्रीशन में एड्रिनालिन का सिक्रीशन होता है अप्रोक्सीमेटली 80% और नॉर एड्रिनालिन जो है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 20%। सिक्रीशन में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी पूछा जाता है। तो मेजर पार्ट जो है वो मेजर सिक्रीशन जो है वो एड्रिनालिन है। कितना परसेंट होता है? 80%। और दूसरा जो है नॉर एड्रिनालिन वो कितना परसेंट सिक्रीट हो रहा है? सिर्फ 20%। अभी इन हार्मोन्स के क्या काम है? एक्चुअली बोथ दीज हार्मोन्स आर रैपिडली सिक्रीटेड अंडर स्ट्रेस कंडीशन। जब आप थोड़े से टेंशन में होते हो, ओके, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उस स्ट्रेस पीरियड में ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो तभी भी सिक्रीट होते हैं। ओके, और ये एक्चुअली करते क्या है? तो सबसे पहले तो दे इंक्रीज योर अलर्टनेस, ये आपके अलर्टनेस को बढ़ाते हैं। दे इंक्रीजेस योर हार्ट रेट, दे इंक्रीजेस योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। ओके, they may increase the process of what? Sweating. They can increase strength of your heart. आपके हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। They can increase the secretion of saliva. Okay, as well as they can cause piloerection. Piloerection का मतलब लेना है erection of hairs. गूज बम्स आते हैं हमको, ये पता है। तो ये जो हेयर इरेक्शंस होता है, ये इरेक्शन मतलब स्ट्रेटनिंग जो होती है, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? पिलो इरेक्शन ऐसा बोलते हैं। तो पिलो इरेक्शन, स्वेटिंग, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, अलर्टनेस को इंक्रीज करना, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्रीदिंग का रेट बढ़ रहा है, ये सारी चीजें जो है ये कर रहा है आपका इपिनेफ्राइन एज वेल एज नॉर इपिनेफ्राइन। एंड दैट्स व्हाई दीज हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स, या फिर इनको आप बोल सकते हो इमरजेंसी हार्मोन्स, या फिर इनको आप बोल सकते हो हार्मोन्स ऑफ फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। 3 वर्ड्स है, फाइट है, फ्राइट है, या फिर फ्लाइट है। स्ट्रेस को फाइट करना है, जब आप डरे हुए होते हो, फ्राइटेंड होते हो, तब प्रोड्यूस हो रहे, या फिर स्ट्रेस कंडीशन से आपको बचा रहे इसीलिए फ्लाइट। तो 3F, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन्स कौन से हैं? 3F कौन से हैं ये पूछा जा सकता है। सो दीज आर इपिनेफ्राइन एंड नॉर इपिनेफ्राइन। ये शायद आपने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। जब आपका 10th का रिजल्ट लगा था, ओके, सबको याद है ये रिजल्ट का टाइमिंग जो होता है दोपहर के 1 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ऑनलाइन डिक्लेयर होता है सबसे पहले तो, ओके, फिर आपको ऑफलाइन में दूसरे तीसरे दिन आपका मार्कशीट देखने को मिलता है, एक्चुअल जो है वो। लेकिन जब ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, ओके, 1 बजने में 5 मिनट बाकी है, आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने हो, ओके, वेबसाइट ओपन हो चुकी है, वेबसाइट के ऊपर एक विंडो या बॉक्स दिख रहा है आपको जहां पे आपका सीट नंबर पूछा गया है। सीट नंबर आप डाल चुके हो, अब सिर्फ एंटर दबाने की देरी है। ये जो टाइम पीरियड है, सीट नंबर डल चुका है और एंटर दबाना बाकी है। उस टाइम पे सबने एक्सपीरियंस किया है आपके हार्ट बीट थोड़े से बड़े होंगे। ये हार्ट बीट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, मेरा रिजल्ट क्या आएगा। और उस कंडीशन में आपके हार्ट की स्ट्रेंथ, मतलब कुछ भी हो सकता है जब रिजल्ट एंटर दबेगा तो आपका पूरा साल भर का क्या क्या किया है आपने सब कुछ सामने आने वाला है। तो उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपके बॉडी में ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं।
ओके, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इन्हीं को रेगुलेट करना सीखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। देखो क्या होता है ना कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हो, एग्जाम ना तो बहुत इजी होता है ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो प्रॉपर लेवल पे ही सेट होता है। आप बनाते हो एग्जाम को डिफिकल्ट या इजी। आपने अच्छे से पढ़ा है तो इजी होगा, आपने पढ़ा नहीं है तो वो डिफिकल्ट होगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी मैं बोलता हूं कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपियर कर रहे हो तो ये आपके एड्रेनालिन के रश को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, दोनों चीजें होती है। ओके, जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चल रहा है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया और वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि आपके पूरे 2 साल में उस क्वेश्चन के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। इमीडिएटली क्या होता है इफेक्ट, आप स्ट्रेस में आ जाते हो। आपने अभी तक एक ही क्वेश्चन देखा है लेकिन आपके माइंड में मैसेज चला गया कि अरे इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो आप ये कंसेप्ट बना लेते हो कि इस साल का पेपर डिफिकल्ट आ गया है। अभी भी ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके देखने बाकी है, लेकिन आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि इस साल का पेपर डिफिकल्ट है। आप स्ट्रेस में आ गए। ओके, और उस स्ट्रेस को आप कैरी करेंगे अगले 3 घंटे तक। आप सोचेंगे नहीं यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं आएगा, आज का पेपर ही डिफिकल्ट है। आप सिंपल क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट वे से देखेंगे और वहां पे भी गलतियां करेंगे। तो ये नहीं करना है। माइंड को स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं। ओके, दूसरी चीज ये भी हो सकती है, पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आपको आंसर पता है, ऑप्शन अभी आपने पढ़े भी नहीं है, फिर भी आपको आंसर आ रहा है। उस टाइम पे क्या होता है ना कि आप अर्जुन बन जाते हो। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती है, वैसे आपके दिमाग में जो आंसर है ना ऑप्शन में, आपको सिर्फ वही दिखता है। आप फटाक से उसको टिक करके आ जाते हो। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद आपके दोस्त को पूछते हो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था, क्या लिखा? वो बताता है नहीं यार मैंने तो ये लिखा, बोथ ए एंड बी या फिर बोथ बी एंड सी। फिर आप बाकी के ऑप्शंस पढ़ते हो, फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब बहुत इजी जब आता है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है आप स्ट्रेस में चले जाते हो। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करो, माइंड को स्टेबल रखो, रिलैक्स रखो, स्ट्रेस में नहीं आना है, ओवर एक्साइट भी नहीं होना है। जितने ज्यादा आप आपको स्टेबल रखोगे, आपके माइंड को स्टेबल रखोगे, आपके एड्रेनालिन को ज्यादा कंट्रोल करोगे, उतना आपका एग्जाम जो है वो इजी जाएगा, उतना एग्जाम जो है परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा ये बायोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है, ये चीजें भी हमको सीखनी है, प्रैक्टिस तो करनी है, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन उसके साथ ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। और यहां पे कंप्लीट हो गई आपकी अगली ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। सो आई थिंक चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये बता दो, विशाल कुछ पूछ रहा है, सर व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड ऑफ फीमेल। डेफिनेटली विशाल, इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये फीमेल के बॉडी में हार्मोन की रिक्वायरमेंट जो है वो मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए ये ग्लैंड के साइज में स्लाइट डिफरेंस आता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। ओके, तो चलो यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगली ग्लैंड देख लेते हैं कौन सी है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ओके, चलो एड्रिनल ग्लैंड समझ में आ गई है सब लोगों को, बता दो जल्दी जल्दी सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। एक ही ग्लैंड खत्म की अभी तक हमने आज के लेक्चर में। यस, वेरी गुड, ठीक है, चलो सब लोगों को समझ में आ गया है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स भी है तो नोट डाउन करके रखो, लेक्चर के एंड में डाउट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले ग्लैंड की बात करते हैं एंड द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। नाउ इसके बारे में आपने आपके 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। ओके, रिपीटेड पार्ट है। ओके, ये जो पैनक्रियाज है इट इज द ओनली मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखो। अभी तक आपने जो ग्लैंड स्टडी किए वो एंडोक्राइन थे। अगर आप लीवर की बात करते हो, अगर आप सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हो, टीयर ग्लैंड्स की बात करते हो, तो वो एक्सोक्राइन है। मतलब आपके बॉडी में ग्लैंड या तो एक्सोक्राइन है या तो एंडोक्राइन है। लेकिन एक ग्लैंड ऐसी है जो मिक्स्ड है, हेट्रोक्राइन है, मतलब इट एक्ट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। आपका जो पैनक्रियाज है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है
एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ओके, कहां पे होता है ये भी हमको पता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, मान लो कि ये आपका इसोफेगस है, यहां पे आपका स्टमक है, स्टमक खत्म होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, और ये जो इनिशियल पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। तो आपका जो पैनक्रियाज है, इट इज अ स्मॉल आइदर लीफ और कैरेट शेप ग्लैंड, लीफ और कैरेट शेप ग्लैंड located in a small gap between stomach and duodenum, located in a small gap between stomach and duodenum। इसके बीच में आपको ये ग्लैंड मिलेगी। ये तो हो गया लोकेशन। और मैंने बोला कि किस तरह का ग्लैंड है ये, मिक्स्ड ग्लैंड है। ओके, मतलब एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। हमारा ज्यादा इंटरेस्ट तो एंडोक्राइन पार्ट में है, लेकिन एक्सोक्राइन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। जब पैनक्रियाज के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इंटरनली यू कैन फाइंड सम कोनिकल और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। दीज स्ट्रक्चर्स आर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ये आपके पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट है, एक्सोक्राइन, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक एसिनी और पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, उसको आपको क्या बोलना है, पैनक्रियाटिक एसिनी बोलना है, या फिर पैनक्रियाटिक लोब्यूल ऐसा भी बोल सकते हो। और यहां से सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक एसिनी से क्या प्रोड्यूस होगा, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होगा, एंड दिस पैनक्रियाटिक जूस इज कंटेनिंग नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो आपके डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। ये तो बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए। द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज कॉमनली कॉल्ड एंजाइम। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसके सिक्रीशन को कॉमनली क्या बोला जाता है, एंजाइम्स ऐसा बोला जाता है। अभी ये जो आपने लोब्यूल्स यहां पे शो किए है, इसके बीच में जो स्पेस है, एक्चुअली दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एंड इनसाइड दिस कनेक्टिव टिश्यू यू कैन फाइंड सम सेल्स लाइक दिस। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज islets of Langerhans. Langerhans is a name of scientist, and islets of Langerhans is an endocrine part of pancreas. ये जो islets of Langerhans की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है। और यहां पे जो आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ओके, these cells are of 3 types. islets of Langerhans के अंदर 3 टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका अल्फा सेल, दूसरे होते हैं बीटा सेल्स, और तीसरे जो होते हैं दे आर नोन एज डेल्टा सेल्स। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल प्रोड्यूस वन हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन. Beta cells also produces one hormone. The name of the hormone is insulin, and delta cells produces a hormone called somatostatin. ये मैच द पेयर्स में आ सकता है। कहां पे आ सकता है, मैच द पेयर्स। 3 टाइप के सेल्स, 3 अलग अलग हार्मोन्स। कौन से सेल से कौन सा हार्मोन आता है, अल्फा सेल से आता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन। ये जो आपका ग्लूकागॉन और इंसुलिन है, बोथ रेगुलेट ग्लूकोज और शुगर लेवल ऑफ योर ब्लड। आपके ब्लड में जो ग्लूकोज या शुगर की लेवल है, इसको मेंटेन, रेगुलेट करने का काम ग्लूकागॉन कर रहा है और इंसुलिन कर रहा है। अभी इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ये है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं दोनों। कौन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, कौन कम करता है, ये भी पता होना चाहिए। वापस एक बार बोल रहा हूं, ग्लूकागॉन जो है वो इंसुलिन के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज करने का काम कर रहा है, और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज करने का काम कर रहा है। कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूं। अगर केस कंसीडर करते हैं, मान लो आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जो है नॉर्मल से कम हो गई है। नॉर्मल क्या होती है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, अभी बता देता हूं, 45 to 90 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर 100 ml ब्लड लेते हैं तो 45 to 90 मिलीग्राम्स इतना ग्लूकोज उस ब्लड में होना चाहिए। अगर ये उससे मैं बोल रहा हूं क्या हो गई है, कम हो गई है, बढ़ाने का काम है, तो कौन काम करेगा आपका,
ग्लूकागॉन। और कैसे करेगा? तो ये सबको पता है, आपके लीवर में है ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन। जैसे ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा, वो लेवल धीरे 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 बढ़ेगी, ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है, सो दिस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये वर्ड भी ध्यान में रखो, ग्लाइकोजेनो का मतलब है ग्लाइकोजन, लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ये काम होता है आपके ग्लूकागॉन का, और ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, सो दिस इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। किस तरह का हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर का मतलब इंक्रीज, ग्लाइसेमिक का मतलब लेना है ग्लूकोज। ये हो गया ग्लूकागॉन का काम। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जो है ये नॉर्मल से ज्यादा हो गई है, ज्यादा ग्लूकोज है, कम करना है, कम करने के लिए मुझे चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन उल्टा काम करेगा, ये जो ज्यादा का ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लाइकोजन में, और वो लेवल जो है वो कम हो जाएगी। या फिर इंसुलिन डायरेक्ट्स दिस ग्लूकोज टुवर्ड्स द सेल्स। इंसुलिन जो है इस ग्लूकोज को किसकी तरफ भेज देगा? आपके बॉडी सेल्स की तरफ। सेल्स ग्लूकोज को क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड ऑटोमेटिकली द लेवल ऑफ ग्लूकोज विल डिक्रीज। दो चीजें हो सकती है, इंसुलिन या तो ग्लूकोज को सेल्स की तरफ भेज देगा, सेल्स उसको यूज करके एनर्जी बना देंगे, या फिर आपके ग्लूकोज को इंसुलिन किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। ओके, ग्लाइकोजन बन रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। सब कुछ अलग अलग है, ग्लाइकोजेनेसिस अलग है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस अलग है, ग्लूकोनियोजेनेसिस अलग है। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। वापस एक बार बोलता हूं, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या था? प्रोटीन्स और फैट्स का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट्स में, फिर ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हो? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और आपके ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? ग्लाइकोजेनेसिस। इससे इंसुलिन की, सॉरी, ग्लूकोज की लेवल क्या हो रही है? कम हो रही है। सो इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ये किस तरह का हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, सिंपल। ओके, तो ये तो हो गए फंक्शंस के बारे में। अभी बात कर लेते हैं किसकी? सोमैटोस्टैटिन की। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन बोथ। ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टॉप करने का काम जो है वो करेगा आपका सोमैटोस्टैटिन। मतलब मान लो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, बढ़ते 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 ग्लूकोज क्या हो गया? नॉर्मल। उसके बाद आपको ग्लूकागॉन के फंक्शन को स्टॉप करना है, वो कौन करेगा? सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। जैसे जैसे कम होते होते वो नॉर्मल तक आ गया, नॉर्मल पे आने के बाद इंसुलिन के काम को बंद करना है, स्टॉप करना है, तो वो काम भी कौन करेगा? आपका सोमैटोस्टैटिन करने वाला है, सिंपल। ओके, तो ये हो गए आपके पैनक्रियास के 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। ओके, डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, सबको पता है। ओके, जो मेन डिसऑर्डर है यहां पे, दैट डिसऑर्डर इज डायबिटीज मेलाइटस। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है प्रॉपरली आपके बॉडी में, इंसुलिन के सिंथेसिस में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर कॉज होती है। डिसऑर्डर का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। ओके, इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर आपको इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो ये प्रॉब्लम कॉज होगा। और इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? तो सबसे पहला सिम्टम है हाइपरग्लाइसेमिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाइपर का मतलब इंक्रीज है, ग्लाइसेमिया का मतलब ग्लूकोज है, सो इसका मतलब है इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। ओके, अबव नॉर्मल। कितना? तो नॉर्मल से 3 टाइम्स ज्यादा ग्लूकोज। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा। मैंने बोला नॉर्मल लेवल जो है वो कितनी होती है? 45 to 90 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल है। लेकिन जिस पर्सन को डायबिटीज है उसकी शुगर जो है इट इज अबव 160 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। नॉर्मल है 45 to 90, अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल 160 से ऊपर जा रही है, 160 से ज्यादा शुगर है, तो हम बोल सकते हैं पर्सन को डायबिटीज है। ओके, तो 3 टाइम्स ज्यादा नॉर्मल
ग्लूकोज, नॉर्मल से 3 टाइम ज्यादा ग्लूकोज अगर ब्लड में होगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, अगर ये होता है तो दूसरी चीज क्या होगी, ग्लूकोज यूरिया। ये हमको पता है, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, आपके यूरिन में से ग्लूकोज लॉस होने लगेगा। ये सबको पता है, मैंने 11th में आपको पढ़ाया था, जब रीएब्जॉर्प्शन होता है नॉर्मली, अगर कोई पर्सन है जो नॉर्मल है, जिसको डायबिटीज नहीं है, द ग्लूकोज विल बी कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल में से ग्लूकोज 100% ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। नॉर्मल पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डायबिटीज है तो ऑलरेडी ब्लड में 3 टाइम ज्यादा ग्लूकोज है, किडनी में से वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और वो यूरिन से लॉस होने लगेगा। और अगर यूरिन में से ग्लूकोज का लॉस हो रहा है, द कंडीशन इज कॉल्ड ग्लूकोज यूरिया। अगर ग्लूकोज लॉस हो रहा है, इट इज ऑल्सो कॉज पॉलीयूरिया। इसका मतलब है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल। नॉर्मली कितना यूरिन बनता है, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे, इससे ज्यादा यूरिन बनने लगेगा अगर पर्सन को डायबिटीज है। तो इस चीज को क्या बोलना है हमको, पॉलीयूरिया। अगर ज्यादा यूरिन बन रहा है तो डेफिनेटली ज्यादा पानी लॉस होगा बॉडी से, सब कुछ इंटरलिंक है। अगर ज्यादा बॉडी से पानी लॉस हो रहा है, ओके, पर्सन को ज्यादा प्यास लगेगी एंड इसको हम बायोलॉजी में बोलेंगे पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है इंक्रीज इन थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं यूरिन ज्यादा बन रहा है तो पानी ज्यादा लॉस होगा। अगर ज्यादा पानी लॉस होगा बॉडी से, ज्यादा प्यास लगेगी, ओके, इंक्रीज इन थर्स्ट। बायोलॉजिकली इसको क्या बोलना है, पॉलीडिप्सिया, ऐसा बोलना है। अगला सिम्टम क्या है, द नेक्स्ट सिम्टम इज पॉलीफैजिया। अभी यहां पे क्या हो रहा है, मैंने बोला आपको, इंसुलिन क्या करता है, ज्यादा ग्लूकोज को सेल्स की तरफ भेजता है सो दैट सेल्स उसको यूज कर सके। अभी अगर इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, सेल्स विल नॉट गोइंग टू गेट द ग्लूकोज, सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। अगर सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ओके, तो ज्यादा भूख लगेगी, एपेटाइट बढ़ता है, भूख बढ़ती है। डायबिटिक पेशेंट हैज अ टेंडेंसी ऑफ ईटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा फूड खाने की कोशिश करते हैं, ओके, एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड पॉलीफैजिया। इस टेंडेंसी को हम बायोलॉजी में क्या बोलने वाले हैं, पॉलीफैजिया, ऐसा बोलने वाले हैं। एंड सबसे लास्ट में होता है एसिडोसिस एंड कीटोसिस। इसमें क्या हो रहा है, वापस सेम चीज, ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सो डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स विल इंक्रीज। किसका डिग्रेडेशन बढ़ेगा, फैट्स का। और अगर क्वांटिटी से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा फैट्स डिग्रेड होंगे तो आपके बॉडी में बन सकता है एसिटिक एसिड, या फिर आपके बॉडी में बन सकते हैं कीटोन बॉडीज। अगर एसिटिक एसिड बन रहा है एसिडोसिस बोलेंगे, अगर कीटोन बॉडीज बन रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कीटोसिस। सो दीज आर द 6 मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस caused by deficiency of इंसुलिन। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं, पहला सिम्टम है हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्लूकोज अबव नॉर्मल, कितना, 3 टाइम्स नॉर्मल से ज्यादा, ओके, टू बी स्पेसिफिक मोर देन 160 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। दूसरा सिम्टम बताया मैंने, ग्लूकोज यूरिया, लॉस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द यूरिन। तीसरा सिम्टम है पॉलीयूरिया, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल। उसके बाद है पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज इन द थर्स्ट, पॉलीफैजिया, टेंडेंसी ऑफ ओवर ईटिंग, एंड फाइनली होता है एसिडोसिस एंड कीटोसिस ड्यू टू एक्सेसिव डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स। ओके, तो आई थिंक ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यस, इफ यू आर डाउट्स अप टिल दिस यू कैन आस्क मी। आज के लेक्चर के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है। ओके, अगला जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक अगर किसी को डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आपके किडनी के हार्मोन्स बचे हैं, हार्ट के हार्मोन्स बचे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स भी हमको पढ़ने हैं। चलो, देवयानी को कोई डाउट नहीं है, रोहन को भी नहीं है, धवल, ऋत्विक, शुभम, क्षितिजा, रुपेश, इनमें से किसी को कुछ डाउट नहीं है, क्या बात है? विशाल को कुछ डाउट है, सर व्हाट इफ अ पर्सन गेट्स habitual with stress, anxiety, will it have the
Same effect as before on the excretion of stress hormone. Yes, Vishal, definitely. जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे उतने ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होते रहेंगे. ओके, उतना ज्यादा स्ट्रेस आपके उस ग्लैंड पे भी आएगा. और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में कोई पर्सन रहता है तो वो ग्लैंड फेल होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ते हैं. ओके, आई थिंक विशाल ये समझ में आ गया होगा. प्रेम को कोई डाउट नहीं है, स्नेहल को भी नहीं है, ऋतुजा, सत्यम दोनों को भी नहीं है. वेरी गुड. आयुषा को भी सब क्लियर है. क्या बात है आयुषा. वापस एक बार बोल रहा हूं, आज के जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ा है वहां तक आपके नोट्स कंप्लीट कर लेने आप लोगों को. नोट्स मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप के ऊपर सेंड कर दिए हैं, तो नोट्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. ऐश्वर्या, क्या बात है. चैत्राली को भी कोई डाउट नहीं है. श्रुति, ओमकार, क्षितिजा, विद्युत, अनिकेत. बट सर once we get habitual to the things it doesn't matter anymore. विशाल ऐसा नहीं है. ओके, हैबिचुअल होने के बाद भी आपके बॉडी को अफेक्ट करते रहता है, अननोइंगली होगा. ओके, ऐसा नहीं है कि हर बार वो चीज सिम्टम शो करेगी. हैबिचुअल होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है. इफेक्ट डेफिनेटली होता है. ओके, सिर्फ इतना है कि शायद वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो आप उसको हैबिचुअल हो चुके हो. ओके, लेकिन ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा फॉर श्योर. दीप्ति को भी कोई डाउट नहीं है. वेरी गुड. शुभम को भी नहीं है. विशाल, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. रुंदा को भी नहीं है. क्या बात है. वेरी गुड विशाल. चलो, विशाल के भी डाउट्स क्लियर है. ठीक है, अगर इसके बाद भी किसी को कुछ डाउट आता है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके. ओके, वी कैन सॉल्व योर डाउट्स. नोट्स को कंप्लीट करो. अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में लेंगे. आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे. थैंक यू वेरी मच.